जी क्लास, आपका ये नेक्स्ट सेशन है जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास बस अभी ज्वाइन होते चले जाएंगे। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सागर? सागर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे चैट में बता दीजिएगा। जी सागर कुमार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? या कोई भी मुझे बता दें स्टूडेंट्स जिनको मेरी आवाज़ आ रही हो। ओके, थैंक यू वेरी मच उमेर, बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया। क्लास, हमारी पिछली क्लासेस में तो बड़ी स्मूथ हमारी क्लासेस हुआ कर रही होती थी। आज की क्लास में कुछ कुछ इशू आ रहा है, तो बस कोई बात नहीं, हम दोनों सब लोग मिलकर इसको फेस कर लेंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आप प्लीज़ दोबारा से एडमिट होते रहिए, मैं आपको एडमिट करता चला जा रहा हूँ, आप अटेंडेंस ज़रूर मार्क करते रहिए। जैसे आप ज्वाइन हुआ करें अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर दिया कीजिए, इस वक्त आपको अटेंडेंस दोबारा से मार्क करना ज़रूरी है प्लीज़। हम कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे द ऑप्टिमल प्राइसिंग decision will vary from firm to firm depending on the underlying market structure। कभी कभी हमारे मार्केट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा मार्केट जो है, सिटीज़, लार्ज सिटीज़ हैं, स्मॉल सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, ऐसा भी हो सकता है। कभी हमारे पास डेमोग्राफिकली भी अलग अलग होती हैं। किसी कोई हमारे पास हाई इनकम ग्रुप्स होते हैं, कोई मीडियम और कोई लो इनकम ग्रुप्स हमारे पास होते हैं। तो इस तरह से भी हमारे पास इन चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा होता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सी बातें होती हैं। एंड द इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं, कोई इंसान ज़्यादा मार्केटिंग कर रहा है, कोई कम कर रहा है। जैसे हमारे पास एडवर्टाइजिंग की बात आती है। आपको बताऊं क्लास के, आप जब सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो कभी आप देखिएगा कि आपके पास ऐसी प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स जिनके टीवी पर एडवर्टीजमेंट्स चैनल्स पर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, वो भी आपके पास वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिनके एडवर्टीजमेंट्स आपको नज़र नहीं आते, और जिनके एडवर्टीजमेंट्स आपको अगर नज़र नहीं आते हैं तो वो प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम प्राइस में होती हैं। मटेरियल या प्रोडक्ट शायद एक ही तरह से होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क इसलिए होता है कि जो कंपनी ज़्यादा एडवर्टाइज कर रही है, ज़्यादा अवेयरनेस दे रही है, वो ज़्यादा अपनी प्राइस को बढ़ा देगी, क्योंकि उसका एक्सपेंस उस एडवर्टीजमेंट पे भी हो रहा है। और जिसका कॉस्ट कम आ रही है वो अपनी प्राइस थोड़ी सी कम भी रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स और इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास काम करते रहते हैं। इसके बाद लिखा है दस वी विल बिगन विद बेसिक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। सॉरी, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। दस वी विल बिगिन with basic pricing strategies firms use in monopoly, monopolistic competition, and oligopoly to set the price that maximizes profit। तो अल्टीमेट मकसद हमारा तो यही है कि हम अपनी प्राइसेस को इस तरह से सेट करें कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए तो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। सागर, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन उमैर ने कहा था आवाज़ आ रही है। आप कोई स्टूडेंट बता देंगे मुझे, अब आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ आपको आ रही है? ठीक है, इरम और हसनैन सबने बता दिया कि आ रही है। इसका मतलब सागर को अगर कोई इशू था तो वो अपने आप साइट पे खुद चेक कर लीजिए। और क्लास, प्लीज़ आप सभी लोग अटेंडेंस प्लीज़ मार्क कर दीजिए। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप नोट पैड में अपना कंप्लीट नेम और आईडी लिख के रख लिया करें, सिर्फ वहाँ से कॉपी किया करें और पेस्ट कर दिया करें। आपका टाइम भी सेव होगा, आप भी परेशान नहीं होंगे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि परेशानी कम से कम, लेकिन आज आपको इसलिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है बार बार क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसा करना है। अब तक तो हम ऐसी बात स्ट्रिक्टली नहीं कहते थे ना, लेकिन आज इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ऐसी आई हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, कि ये ऐसा करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस, जैसे हमारा सेकंड सेशन शुरू हुआ है, इसमें मार्क कर दीजिए। और ये सेकंड सेशन हमारा जब तक भी चलेगा,
हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा क्लास, आपके पास यहाँ पर बात हो रही है, अब टॉपिक शुरू हो रहा है इंट्रोडक्शन के बाद बेसिक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज का। अब इस बेसिक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में हमारे पास जो टॉपिक शुरू हो रहा है, रिव्यू ऑफ द बेसिक रूल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पहले तो हम समझेंगे कि बेसिक रूल होता क्या है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, फिर हम उससे आगे बात शुरू करेंगे। ठीक है, लिखा है फर्म्स विद मार्केट पावर फेस आर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। डिमांड कर्व डाउनवर्ड ही होता है ना, आपको पता है हमेशा। फर्म्स विद मार्केट पावर फेस आर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स, ये तो हम जानते ही हैं। दिस मीन्स दैट बाय चेंजिंग अ हायर प्राइस charging a higher price, the firm reduces the amount it will sell. जब ज़्यादा चार्ज करेगी फर्म तो उसको वहाँ पर कम क्वांटिटी सेल करने का मौका मिलेगा, और जब वो अपनी प्राइस को नीचे लेकर आ जाएगी तो उसकी क्वांटिटी सेल करने की ज़्यादा हो जाएगी। हम अब तक तमाम चैप्टर्स में किसी ना किसी तरह से पढ़ते हुए आ रहे हैं। Thus, there is a trade-off between selling many units at a low price and selling only a few units at a higher price. तो ये हमारे पास एक ट्रेड ऑफ है, मतलब ये एक रूल हमारे पास है कि हम अगर लो प्राइस रखेंगे तो ज़्यादा सेल करेंगे, और ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो हम कम सेल करेंगे। आगे चलते हैं। द मैनेजर ऑफ अ फर्म विद मार्केट पावर बैलेंसेज ऑफ दीज टू फोर्सेस। अब वो कैसे बैलेंस करता है ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर। आउटपुट इज सेट at the point where marginal revenue equals marginal cost। ये भी हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वल हो जाते हैं। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट दैट कंज्यूमर्स विल पे फॉर दिस लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये वो है जहां पर मैक्सिमम प्राइस कस्टमर्स या कंज्यूमर्स हमें पे कर सकते हैं। वो जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पर MC और MR इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उस पॉइंट पर कंज्यूमर्स मैक्सिमम पे कर सकेंगे। अब जब हमें ये पता है तो हम अब इस चैप्टर में पढ़ने क्या आए हैं, अब हम ये देखते हैं। ये तो बातें वो थी जो हमें पता थी। अब हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम्पल है जिसको हम यहाँ पर देखते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ और इस चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएंगे। Suppose the inverse demand for a firm's product is given by P is equal to 10 minus 2Q। अच्छा क्लास, अगर इस वक्त अब लाइट मतलब मेरा आपसे डिस्कनेक्शन हो गया तो मैं आपको उस डिस्कनेक्शन के बाद कोशिश करूंगा कि मैसेज करके मैं आपको बता दूं कि क्या स्टेटस है। मतलब लाइट मेरे पास भी गई हुई, मैंने आपको बताया। अब लैपटॉप जितनी देर तक भी बैकअप प्रोवाइड करता है, क्योंकि काफ़ी देर से तो मैंने चार्ज भी नहीं किया था इसको, चल रहा था, तो मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूँगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, तो इसलिए पहले से आपको बता दिया कि जब तक काम चला चलाएंगे, और जहाँ रुका वहाँ पे देख लेंगे क्या करना है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे इस एग्जाम्पल को। सपोज द इनवर्स डिमांड फंक्शन फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 10 माइनस 2Q। ये गिवन है, आपको पता है ना, आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका मतलब जो भी ये 3 लाइन्स में 4 लाइन्स में जो कुछ गिवन है, ये हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है। एंड द कॉस्ट फंक्शन इज CQ इज इक्वल टू 2Q। ये हमें दे दिया गया है, कहाँ से आया है इस वक्त ये कंसर्न नहीं है, बस ये गिवन हमारे पास है। और हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर दिस फर्म। हमारे पास मैक्सिमम क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल होगा ऑफ आउटपुट, आउटपुट का, एंड प्राइस फॉर दिस फर्म क्या होनी चाहिए। हमें एक ये पता है डिमांड फंक्शन, और हमें कॉस्ट फंक्शन पता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या डिटेल्स किस तरह से आ रही है। सोल्यूशन में हमें नजर आ रहा है, फॉर दिस इनवर्स डिमांड फंक्शन मार्जिनल रेवेन्यू इज। अभी जो मार्जिनल रेवेन्यू कास्ट नजर आ रहा है आपको, इसमें लिखा नजर आ रहा है आपको MR इज इक्वल टू 10 माइनस 4Q। ठीक है, MR इज इक्वल टू 10 माइनस 4Q। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू सोल्यूशन में ये इक्वेशन आ कहाँ से गई, ऊपर तो हमारे पास लिखा हुआ था P इज इक्वल टू 10 माइनस 2Q। इसके लिए मैं आपको आपके नोट्स में भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ भी मैंने आपके लिए कमेंट लिख दिया था, आपको कमेंट विजिबल होगा, इस कमेंट को देखें।
हमारे पास ऊपर लिखा हुआ था गिवन इनवर्स डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, ये मैंने आपको जनरल फॉर्मेट लिख के बताया। ऊपर लिखा हुआ था 10 माइनस टू क्यू, तो यहाँ लिखा हुआ है ए माइनस बी क्यू। 10 जो है वो ए है, माइनस 2 जो है वो बी है, वैल्यू कोफिशिएंट, और क्यू हमारे पास वेरिएबल। ठीक है ना, क्लास क्लियर हो गया। इसके नीचे लिखा हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। जब इनवर्स डिमांड फंक्शन गिवन हो, एक मिनट, मैं एडमिट कर रहा था, जब इनवर्स डिमांड फंक्शन गिवन हो तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन कैसे प्रिपेयर होता है, बहुत सिंपल। आप यहाँ लिखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, एम आर इज इक्वल टू, वही ऊपर वाली पी इक्वेशन दोबारा से लिख देते हैं, ए माइनस, बस आप 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए माइनस 2 बी क्यू। तो हमारे पास प्राइस फंक्शन से मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन जब प्रिपेयर करना होता है तो इतना आसान काम होता है कि हम बी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गई क्लास? एक छोटी सी बात है, इसको याद रख लीजिएगा कि हम जब भी प्राइस फंक्शन, इनवर्स डिमांड फंक्शन गिवन हो प्राइस, और हमें मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करना है तो हम सिर्फ 2 लिख देंगे। तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 10 माइनस टू क्यू की जगह पर 10 माइनस टू इंटू टू क्यू, मतलब 10 माइनस 4 क्यू आपको लिखा नजर आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर डायरेक्टली जो ये एक अजीब सी बात नजर आ रही है, ये एक टेक्निकल फॉर्मूला है, रिलेशन है, रिलेशनशिप है, तो उसके थ्रू ही हमारे पास आ गई है। इसके बाद आप अगर यहाँ पर देखें तो उसके बाद कहा जा रहा है कि द मार्जिनल कॉस्ट इज दिस। अब ये मार्जिनल कॉस्ट आपको पता ही है, आप बहुत दफ़ा पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होता है, जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास मार्जिनल आंसर्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आर होगा तो एम आर आ जाएगा, पी होगा तो एम पी आ जाएगा, सी होगा तो एम सी आ जाएगा, मतलब कॉस्ट होगा तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है ना? तो जब आप इसको क्यू के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिर्फ 2, मतलब इसका कोफिशिएंट सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है ना क्लास? बेसिक मैथ्स है, आप लोग ये सब चीज़ें जानते हैं। तो अब क्लास हमारे पास जब ये 2 वैल्यूज आ गई हैं, एम आर इज इक्वल टू एम सी, और हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा, तो ये वो प्राइस होगी और ये वो क्वांटिटी होगी जहां पर कस्टमर्स विलिंग होगा पे करने के लिए, जैसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकाला करते हैं। ये बिल्कुल वही बात हो रही। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं थी, सिर्फ ये इशू था जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और आपको मैं ये चीज़ जो लिखी हुई आपको ब्लू कलर के कमेंट्स में नजर आ रही है, आपको मैं बता भी दूंगा, नोट्स में लिख के आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपने एम आर इज इक्वल टू एम सी किया, मतलब आपने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से इक्वेट किया, तो आपके पास ये लिखा आ जाएगा। तो जब आप यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और फिर आपको इंटरप्रेट यहाँ पे कर दिया गया है 10, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट इज क्यू इज इक्वल टू 2। आपको पता है क्यू का मतलब क्वांटिटी होता है, तो इसका मतलब आउटपुट की बात हो रही है। तो क्वांटिटी जो आउटपुट है वो क्यू इज इक्वल टू 2 हमें एम आर इज इक्वल टू एम सी इक्वेट करने से आया। अदरवाइज आपके पास इस क्वेश्चन में एम आर निकालने का कोई तरीका ही नहीं था। तो जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, इसी के थ्रू ही सिर्फ एम आर निकलेगा। ठीक है, तो आपके पास ये 2 आ गया। अब सिंपली क्या काम करना है, सब्स्टिट्यूटिंग this into the inverse demand function yields the profit maximizing price। तो मैक्सिमाइज अगर हमें प्रॉफिट करना है तो कौन सी प्राइस होनी चाहिए है, हमने ये 2 क्वांटिटी यहाँ जो आपके पास P इज इक्वल टू 10 माइनस टू क्यू, ये देखें P इज इक्वल टू 10 माइनस टू क्यू की जगह पर 2 वैल्यू पुट कर दी, तो 2 टू 4, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू $6। तो हमारे पास क्वांटिटी 2 होनी चाहिए है और प्राइस हमारे पास 6 होनी चाहिए है। अब ये क्वांटिटी, वैसे क्वेश्चन देखकर तो बड़ा अजीब सा लगता है यार कि सिर्फ 2 क्वांटिटी की हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अब क्वांटिटी को आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि ये हमने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया है 200 से या 2 मिलियन से, 2000 से, तो जो भी है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपके पास जो मैक्सिमम प्राइस रही है वो है $6। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम किस तरह से बात कर रहे हैं। ठीक है क्लास, आगे हम चलते हैं। अब हमारे पास ये तो बेसिक सी बात हो गई थी कि हमारे पास हम सिंपल वे में प्राइस और क्वांटिटी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वक्त हमने कोई बहुत नई चीज़ नहीं पढ़ी, ये वो चीज़ें थी जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी या जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये वाली अभी सॉल्व की है, ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें जो पहले से हमारे पास आ रही हैं। आप में से कोई अजहर अली को बता दीजिएगा, वो भी यहाँ पर एंटर हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि
उनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ ही नहीं है। उज़ैर हनीफ भी इसी तरह से एंटर हो रहे हैं। मैं हालांकि ग्रुप पर मैसेज बार बार कर चुका हूं कि इस तरह के, और एग्जांपल भी मैंने दे दी थी अभी कुछ देर पहले, पता नहीं फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। मैं उनको एडमिट कैसे कर सकता हूँ? तो क्लास मैंने एग्जाम्पल भी लिख दी थी, आपको पता ही है, उसमें आमिर हुसैन के नाम से मैंने एग्जाम्पल दे दी थी, उसको प्लीज़ सब स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। बाहर अब वो वेट करते रहेंगे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप कोई उनकी हेल्प करना चाहते हैं तभी मैंने नाम बता दिया, अजहर अली। आप उनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं ग्रुप में, तो कोई स्टूडेंट या सीआर अगर सुन रहे हैं तो वो बता दें, या कोई और सुन रहे हैं तो वो बता दें। चलिए क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। आगे टॉपिक आपके पास है नेक्स्ट, अ सिंपल प्राइसिंग रूल फॉर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये जो सिचुएशन हमारे पास आ रही हैं कि सिंपल प्राइसिंग रूल्स हमारे पास अब यहाँ पर क्या होंगे, ठीक है। तो सिंपल प्राइसिंग रूल्स के लिए हमारे पास फिर मैंने कुछ अभी आगे टेक्स्ट मार्क किया हुआ है आपके लिए, तो उसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है पहले तो, और ये फॉर्मूला हमारे पास जो आ रहा है, ये फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है क्लास कुछ इस तरह से। इसका नाम है मार्जिनल रेवेन्यू फॉर अ फर्म विद मार्केट पावर। अब हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर फॉर्मूला है, एक मिनट, ये जो फॉर्मूला हमारे पास क्लास यहाँ पर है, ये है एम आर इज इक्वल टू पी, और हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 1 प्लस ई एफ डिवाइडेड बाई ई एफ। अब यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है वेयर ई एफ इज द ओन प्राइस इलास्टिसिटी of demand for the firm's product and P is the charged price। अब क्लास ये जो ओन प्राइस हमारे पास होती है, इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि, एक सेकेंड, ये ओन प्राइस का कॉन्सेप्ट हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास जब हम कुछ इनकम से रिलेटेड बात करते हैं तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर्स आते हैं। तो जब हम पॉजिटिव आंसर्स देखते हैं तो वो हमारे पास एक लग्जरी गुड होती है, और जब नेगेटिव आंसर्स आते हैं तो वो कुछ नेगेटिव गुड्स होती हैं, अगर हम इसको इनकम से रिलेटेड बात करें। लेकिन अगर हम अपने टॉपिक पर ही रहें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ओन प्राइस से ऐसा होता है कि प्राइस के चेंज करने से और कंपनीज की डिमांड के चेंज होने से और कंपनीज की प्राइसेस भी चेंज हुई, या आप कह दीजिए, चलें सीधी सीधी बात कर लेते हैं कि प्राइस के चेंज करने से हमारी कंपनी की डिमांड चेंज हो रही है, लेकिन कुछ कंपनी की डिमांड ज्यादा चेंज होती है, कुछ की कम चेंज हो जाती है। ये एक फर्क इसमें आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास किसका फर्क कितना कितना आ रहा है। उसको कॉन्सेप्ट को भी बाद में हम दोबारा देख लेंगे। वेयर ई एफ इज द ओन प्राइस इलास्टिसिटी, ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा, ऑफ डिमांड फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट एंड पी इज द चार्ज्ड प्राइस। तो अगर आपके पास ये फॉर्मूला इस तरह से गिवन है तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस फॉर्मूला को इस तरह से देखें, तो क्योंकि एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है, तो हम इस पूरे फॉर्मूला के जो राइट हैंड साइड था, इसको हम कह सकते हैं कि ये एम सी के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला। तो ये हमारे पास इस तरह से ये फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया। अब क्लास हमारे पास अगर हम इस फॉर्मूला से पी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे, ये जो आपके पास ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला गया और न्यूमरेटर नीचे आ गया, इज इक्वल टू के राइट साइड पर जाने पर पी लेफ्ट साइड पर रह गया, और जितना भी ये ब्रैकेट था ये एम सी राइट साइड की तरफ चला गया, और ये हमारे पास ये रेसिप्रोकेट हो गया। और इस चीज को हमने कह दिया के। In other words, the price that maximizes profit is a number k times
मार्जिनल कॉस्ट। तो इस मार्जिनल कॉस्ट का क्या टाइम्स होगा, जितने टाइम्स ये कहा जाएगा उतनी मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास बढ़ेगी और हमारे पास ये प्राइस की बात यहाँ पर, प्रॉफिट की बात यहाँ पर हो रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से बात होगी। अब आपके पास ये छोटे छोटे 2-3 फार्मूलाज, एक्चुअली ये एक ही फार्मूला है ये जो हमने यहाँ पर देखा, लेकिन उसकी डेरिवेशन हमारे पास, डेरिवेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ इसका क्या जैसे सिंप्लीफिकेशन है जिसको हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अजहर अली आप एंटर हो गए हैं, प्लीज़ फॉर्मेट का फॉलो कीजिएगा जो हमारे पास फॉर्मेट है। अभी तो मैंने, क्योंकि आज हमारा कई दफ़ा डिस्कनेक्शन हो चुकी थी और भी इश्यूज थे, तो इसलिए मैंने आपको एडमिट कर दिया है। आप कुछ स्टूडेंट्स अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे बाकी स्टूडेंट्स ने लिखे हैं और जैसे मैंने आपको एग्जांपल आपके ग्रुप पे सेंड की है, प्लीज़ बाद में जब आप ज्वाइन करेंगे आइंदा तो उसी तरह से कर लीजिएगा। अब्दुल समद आपसे भी बात हो रही है, अब मैं सबके नाम कॉल नहीं कर रहा, आप खुद ही देख लीजिएगा। जब मैंने एग्जाम्पल आपको दे दी है, आपके ग्रुप पर सेंड कर दी है, तो प्लीज़ आप उसी को फॉलो कीजिएगा। ऐसे कई स्टूडेंट्स इस वक्त भी मौजूद हैं। मोहम्मद इकबाल, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप ज्वाइन करें तो ठीक कीजिएगा, आपने अभी तक ठीक नहीं किया। मोहम्मद उमैर हैं, ठीक है, तो परमानेंट ने आपने ठीक किया हुआ है। तो बहरहाल मैं अभी सबको बताऊंगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा, आप खुद ही देख लीजिए और ज्वाइन उसी तरह से कीजिएगा। ठीक है, और वही आप मुझे अटेंडेंस के लिए भी सेंड करेंगे। तो क्लास हमारे पास ये छोटी सी बात कंप्लीट हुई और इसकी जो फर्दर डेरिवेशन है वो आप यहाँ पर देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल कंटिन्यू की जा रही है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि P इज इक्वल टू K इंटू MC, K टाइम्स मार्जिनल कॉस्ट। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स द प्राइस दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट इज अ नंबर K। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बात हो गई। अब आपके पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी जा रही है जो पहले एग्जाम्पल दी गई थी। मतलब ये एग्जाम्पल देखिए, इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त पेज 413 पर। मैं जरा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ आपको चीज़ दिखाने के लिए, पिछले पेजेस पे जाने के लिए। ये जो हमारे पास कुछ वैल्यूज आई है वो कहाँ से आई है, ये मैं इस वक्त आ चुका हूँ। अगर ये पेज 412 है तो ये ऊपर वाला पेज 411 है और उसकी लास्ट लाइन्स है। तो यहाँ पर टेबल 7.3 presented in a study that estimated the own price elasticity of demand for a representative apparel firm's product to be -4.1। तो ये वहाँ पर चैप्टर 7 में, ये चैप्टर 7 को रेफर किया जा रहा है। यहाँ पर कोई एग्जांपल दी गई होगी, दोबारा से यहाँ पर उस टेबल और उन तमाम डिटेल्स को यहाँ पर रेफर नहीं किया गया, सिर्फ बता दिया गया कि बस आप इस टेबल को आप देख लीजिए। तो आप जब क्लास के बाद नोट्स पढ़ रहे हों, देख रहे हों, तो आप टेबल 7.3 का मतलब है चैप्टर 7 की टेबल 3। तो 7.3 या 7-3 को आप देखिएगा, वहाँ पर अपैरल फर्म्स की प्रोडक्ट की जो ओन प्राइस इलास्टिसिटी दी गई है वो -41 दी गई है। मतलब वो एक गिवन उन्होंने दे दिया अमेरिकन मार्केट से। ठीक है, तो हमने इस बात को समझ लिया। अब जब हमने ये समझ लिया है तो हम अब वापस जाते हैं अपने पेज की डिस्कशन पर जहाँ पे अभी हम कर रहे थे, और ये थी बात, ये हमने पढ़ लिया था ना, P इज इक्वल टू K इंटू MC। तो हम यहाँ पर आए, वेयर K इज इक्वल टू, ये बता दिया कि ये तो हम समझ ही गए क्योंकि हमने डिवाइड करके K से रिप्लेस कर दिया। The number K can be viewed as the profit maximizing factor, markup factor। तो इसको हम एक और नाम से भी कॉल करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मार्कअप फैक्टर भी कहा जाता है इसको, याद रख लीजिएगा, इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मार्कअप फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास यहाँ तक हो गया। फॉर द केस ऑफ द क्लोथिंग स्टोर, अब जो सारी बात हो रही है, द मैनेजर्स बेस्ट एस्टिमेट फॉर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -4.1। अब ये इस वक्त कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 4.1 वैल्यू हमें मिली कहाँ से है। ये चैप्टर 7 टेबल 7.3 से ये वैल्यू ली गई है। अब हम जब के में वैल्यू पुट करेंगे, अब हम जब कह रहे हैं के में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब EF डिवाइड बाई 1 प्लस EF, मतलब -4.1 डिवाइडेड बाई 1 -4.1। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एक्चुअली वो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.32। ठीक है, तो ये इस वक्त कंफ्यूज होने वाली बात नहीं कि ये कहाँ से आ गया, ये हमारे पास इस तरह से ये आ गया।
ठीक है, प्लस आपको मैं वार्न कर दूं कि वो इस वक्त हमारी ये जो डिस्कशन चल रही है वो किसी वक्त भी डिस्कनेक्ट हो सकती है। लैपटॉप बिल्कुल एंड पे जा चुका है मेरा। In this instance, the profit maximizing price is 1.32 times marginal cost। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया कि हमारे पास जो भी हम जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस होगी, जो प्राइस हमारे पास है वो 1.32 इंटू मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। तो ये हमने एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया। तो ये हमें फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर हमारे पास ओन, जो ऊपर लिखा हुआ था ना आपके पास, हमारे पास अगर ओन प्राइस इलास्टिसिटी दी गई है, वैल्यू दी गई है, ओन प्राइस इलास्टिसिटी को हम लेकर चल रहे थे, अगर वो ई एफ की फॉर्म में दी गई है तो फिर हम फौरन ही प्राइस और कॉस्ट का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो ये हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। ये एग्जांपल नहीं थी,